कर रहे हैं और कलकत्ता में दुर्गा पूजा का फेस्टिविटीज जो है जोर जोर शो से जो शुरू हो रहा है। दुर्गा पूजो करेक्ट। तो राजेश जी बताएं, महालय तो अभी सेलिब्रेट हो भी गया। हाँ। किस तरह जो है पूजा का प्लानिंग चल रहा है? दुर्गा पूजा बहुत बड़ा होता है बंगाल में। गुड आफ्टरनून शरद जी। बाकी भी जो मैं पैनल में मित्रगण है सबको नमस्कार। आपने सही कहा कि दुर्गा पूजा की बहुत ज्यादा हलचल बंगाल में रहती है और आपको बता दो यूनेस्को से हेरिटेज स्टेटस मिला इसे 3-4 साल पहले। तो उसके बाद तो विदेशों से भी बहुत पर्यटक आने लगे और मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा सेलिब्रेशन किसी और स्टेट में किसी और फेस्टिवल का होता होगा। भारत में मेरे अंदाज से तो नहीं होता होगा जैसा यहाँ होता है। और पहले अक्सर ऐसा होता था कि छठवें नवरात्रे या सातवें नवरात्रे से लोग बाहर निकल के घूमना वगैरह चालू करते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे चलन बढ़ा और लोग 2-4 दिन पहले होने लगे, फिर महालय से होने लगे और अब हालात ऐसे हैं कि महालय से भी 3-4 दिन पहले यानी कि श्राद्ध पीरियड में ही लोगों ने घूमना चालू कर दिया है, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा होने लगी है कि लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, पहले से ही निकलने लगे। तो एक्साइटमेंट बिल्कुल बनी हुई है। हर बार कुछ नए थीम्स पे पंडाल्स बनते हैं, लोग जाते हैं। इवन मैं आपको शेयर कर दूं कि मैं खुद 6-7 दिन अ, सारी रात यानी रात को 7-8 बजे से सुबेरे 7-8 बजे तक सड़कों पे ही घूमते हुए रहेंगे। तो इस तरीका का एक्साइटमेंट यहाँ रहता है। मेरे ख्याल से पंडाल हॉपिंग जैसा कुछ होता है। स्वाति, निमेश, क्या आप भी यही करते हैं? पता नहीं, आप बॉम्बे से अगर हैं तो काफी कम जगह बॉम्बे में पंडाल लगते हैं, लेकिन क्या पंडाल फेस्टिविटीज तो हो गई, लेकिन इन्वेस्टर्स को भी कुछ चाहिए। क्या वो डोमेस्टिक फेसिंग हो या एक्सपोर्ट स्पेसिफिक, कौन से सेक्टर आपको लग रहे हैं अच्छे लग रहे हैं अब यहाँ से? अब देखिए आखिरी 3 महीने बाकी हैं। देखिए इस वक्त जिस जो ऐसे हालात बन गए, फिर वो चाहे ट्रम्प टैरिफ को लेकर के हो या वीकेंड पे जो H1B वीजा को लेकर के दिक्कतें खड़ी हुई, और आज से जो नई जीएसटी की दरें लग रही है, तो बहुत कुछ चेंज हो रहा है। मुझे लगता है कि इस वक्त ट्रम्प टैरिफ वगैरह को देखते हुए थोड़े ऐसे सेक्टर जो एक्सपोर्ट बेस्ड है उसे थोड़ा या तो अवॉइड करना चाहिए या थोड़ा लंबी अवधि के लिए लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि वो कंपनियां एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे या कुछ थोड़ी हालिया दिक्कतें हैं वो अपनी जगह है। बट इस वक्त मैं समझता हूँ कंजम्पशन एज ए थीम ज्यादा बेटर होगा, जहाँ डोमेस्टिक कंजम्पशन पर जोर है। खास करके अगर आप कल प्रधानमंत्री जी की स्पीच भी सुने तो उन्होंने भी जोर दिया कि हमें डोमेस्टिक कंजम्पशन पर जोर देना चाहिए, जीएसटी का भी फायदा उन्हें मिलने वाला है। तो ऐसे हालात में मैं समझता हूँ कि जो एफएमसीजी पैक है या जो रिटेल के काउंटर्स हैं या इवन आप समझ लो कि जो टेक्सटाइल पैक है वो ज्यादा बेहतर लगता है। इसमें कुछ नाम अगर लेने हो तो मैं समझता हूँ एफएमसीजी में अगर लेने हो तो सबसे दिग्गज कंपनी हिंदुस्तान लीवर ही है, जहां अगर आप देखो तो 60-70 हजार करोड़ की रेवेन्यू आती है और जिसमें 15 ऐसे ब्रांड है जिसके रेवेन्यू 1000 करोड़ के ऊपर की है। तो ऐसे हालात में मैं समझता हूँ एक सेफ बेट ये हो सकता है। इवन मिड कैप की बात की जाए इस पूरे स्पेस में तो इमामी या मैरिको, ये दो काउंटर्स हैं जो पर ध्यान रखी जा सकती है, जो कि न केवल अर्बन बल्कि रूरल डिमांड के चलते भी फोकस में रहने वाले हैं। इस बार मानसून बहुत अच्छा हुआ है तो रूरल डिमांड भी निकल करके आएगी। उसके अलावा टेक्सटाइल की बात की जाए तो मैं समझता हूँ वर्धमान टेक्सटाइल, अरविंद, ये कुछ एक काउंटर्स है जहाँ ध्यान दिया जा सकता है। तो ऐसे मैं समझता हूँ स्कैटर्ड है। इवन बैंकिंग एज ए स्पेस इस वक्त हमें बहुत अच्छा लगता है। बैलेंस शीट्स प्राय सभी पीएसयू बैंकिंग साइट्स की क्लीन अप हो गई है और जिस तरीके के रेट कट का माहौल बना हुआ है, पिछले दिनों भी रेट कट्स हुए हैं, तो उससे उनका बॉन्ड पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा अप्रिशिएशन हो सकता है। तो लार्ज कैप में एसबीआई या मिड कैप की बात की जाए तो बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये कुछ नाम हैं जहाँ ध्यान दिए जा सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे ऑफकोर्स बैंकिंग पे एक बुलिश नजरिया बन रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई पे, बाजार पे लेकिन गिरावट थोड़ी बढ़ गई है।